हिंदुस्तान की आज़ादी की अगर बात की जाए, रूपाराम जी इन मदरसों की शहादत की बात कर जाए, अगर हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था इन मदरसों से हज़ारों लोगों ने अपने इनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। यूपी के किसी भी रोड पे किसी भी मदरसे को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी में अच्छा रोल रहा तो इन मदरसों से निकलने वाले उन नौजवानों का था। हिंदुस्तान में जिस तरह की हमारे एक साथी बात कर रहे थे, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, दो मुल्क अलग अलग बट गए, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पे जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था, जो हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार करता है वो हिंदुस्तान रहेगा, और जो हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाएगा। हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूमा। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, सरजमी को चूमते हैं। फिर हमारे इस मामले में कहाँ बात आ गई कि कौन किसको क्या प्यार करता नहीं करता, लेकिन ये हमारी मातृ वतन, इस मातृ वतन के साथ वो सच्चा मुसलमान होता है अपनी माँ के आंचल के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और जो मुसलमान गद्दारी कर सकता है वो कभी जिंदगी में कभी मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम में ही कहा जाता है कि जिस सरजमी पे रहते हो अपनी माँ और माँ के वतन, अपनी माँ की रखवाली, अपने माँ के आंचल के साथ हमेशा हिफाजत और माँ की सुरक्षा करना आपका धर्म है। तो इस्लाम इंसानियत सिखाता है। इस्लाम ये भी कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा हो, अगर आपका पड़ोसी किसी मजहब का व्यक्ति हो, उस मजहब से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा मजहब का ताल्लुक है, अगर आपका पड़ोसी भूखा और खाली पेट सो रहा है पालीवाल जी, तो उस खाने वाले मुसलमान को खाना हराम बता दिया गया। तो इस्लाम कहाँ कट्टरवाद की बात करता है? इस्लाम तो कहता है लिबरलिटी जी, इंसानियत को बचाना। हमारे नबी ये कहते हैं, हमारे रसूल ये कहते हैं, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें, जो नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं गलतफहमी में बह जाते हैं, वो इंसानियत को, अपने मजहब को गलत बदनाम होने से बचाना चाहिए। अगर इन मदरसों से निकलने वाले जब हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है, IAS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लीडर बन सकता है, तो क्या हम आज के समय में दूसरे मजहब के बराबर क्या हम नहीं चल सकते? जिस तरह से आपने गऊ की बात की, मैं शेखावाटी के कायम खानी आंचल से रहता हूँ। राज राजपूतों का भी रहा तो राज शेखावाटी में कायम खानियों का भी रहा है, करीबन 200-225 साल। पत्रकार साथी भी बैठे, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। कर्नल टॉड जो हमारे साथी भी बैठे हैं, भाजपा के वकील साहब, कर्नल टॉड और आप जो मिश्रा जी और सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठे हैं, हिंदुस्तान में राजस्थान के सबसे ज्यादा अगर गायों के गौशालाओं के लिए अगर जमीन किसी नवाब ने छोड़ी है तो कायम खानी नवाब थे। अगर आप 11,000 कुछ बीघा जमीन आज भी फतेहपुर के और झुंझुनू के अंदर, अगर उसमें कहा जाता था कि जिस घर में गाय नहीं हो, गाय का पालन नहीं करे, वो इंसानियत इंसान नहीं, और जिस घर में बछड़ा भी मर जाता, गाय भी मर जाती, तो उस दिन उस घर के तमाम जो लोग होते थे रोने के अलावा कुछ नहीं, उस घर में शाम को खाना भी नहीं बनता था। और आप सिंधी जो लोग होते हैं, बीकानेर की तरफ देखा, 5 से 6 हजार गायों का लालन पालन करते हैं, लेकिन एक किसी अज्ञानता के कारण कोई इंसान गलती बैठता है, लेकिन पूरे मजहब बदनाम नहीं हो सकता। अगर इंसान है तो उस इंसानियत को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे मजहब को बदनाम नहीं करना चाहिए। सजा याफ्ता जो अपराधी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, पूरे मजहब को बदनामी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम कभी भी अपराधी को बख्शता नहीं है और ना अपराध को सह देता है। अपराध किस्म का व्यक्ति हमेशा अपराधी ही कहलाता है। इसलिए किसी व्यक्ति पे तोहमत लगाने से पहले हमको निश्चित रूप से सोचना चाहिए हमें क्या कहना, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार में मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूं। मेरे साथी ने जो कहा कि फलोदी क्या ईदगाह और जमा मस्जिद, राय का बाग, आप तो एक बार भी मेरे पास नहीं आए, लेकिन सुनो आप, मैं 1.5 साल पहले भी आपके राय का बाग कब्रिस्तान भी आया हूं और ईदगाह भी आया हूं। मैंने प्रशासन को लिखा, प्रशासन सफाई भी कर रहा था। माफ करना, आपके स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पे बेफालतू सोशलबाजी की, उसके कारण से। फिर भी मैंने, मेरे वकील अच्छा करके, रूपाराम जी बैठे हैं, तमाम हर पार्टी का व्यक्ति बैठा है, मैंने नया वकील चेंज किया, रूपाराम जी, सदर साहब, ये मौलवी साहब और बैठे हैं। आप वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ट्रिब्यूनल है उसमें आप फलोदी का जो ईदगाह और उसका कब्रिस्तान है, उसका करीबन 7 से 10 दिन पहले फिर केस जीत चुके हो। ये कलेक्टर और SP उसको खाली करवाएंगे, अब दावे के साथ मैं कह के जा रहा हूँ। मैं फालतू बात नहीं करता, शेखावाटी का रहने वाला हूँ, हम बात वही करते हैं। और शेखावाटी में ये भी कहा जाता है कि जो अपनी बात पे कायम है वो जो कायम खानी कहलाता है। और सरकारी जो शिक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मदरसा योजना के तहत हम लेना नहीं चाहते हैं। माफ करना, कारी साहब और बैठे, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत अदना सा, इस जो बैठे हैं उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति मेरे अपने आप को मान के चलता हूँ। हमें जो सरकार की मदद होती है, हम टैक्स देते हैं, बस के, पानी का, बिजली का, हर चीज का हमारा पैसा होता है। सरकार अगर मदरसे में अगर कैटेगरी A, B, C बनी हुई है, 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख,
मॉडर्न मदरसों के तहत उसका पैसा हमको लेना चाहिए, जिससे हमारे मदरसों में सरकार की मदद कंप्यूटरकृत मदरसों में और आपके पेरा टीचर की योजनाओं का अभी पंजीकृत मदरसे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, आपके कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर। अगर सरकार की जो मदद आती है, जब माननीय यहाँ पे विधायक बैठे या दूसरे कोई विधायक होते हैं, सरकारी इमदाद होती है, वक्फ बोर्ड की रजिस्ट्रेशन पे आपको सरकारी इमदाद में फायदा मिलता है, कभी नुकसान। वक्फ बोर्ड राजस्थान सरकार कभी भी किसी चीज पे अपनी नहीं कर सकती है, संपत्ति मेरी है, संपत्ति आपकी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के मात्र रूपाराम जी 350 रुपये खर्च होते हैं। आने वाले समय में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जो रजिस्ट्रेशन होता है वही संपत्ति आपकी कहलाती है। इसलिए आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का होना भी बहुत जरूरी है। और स्कूटी योजना माननीय मुख्यमंत्री ने आपको दी, अकलियत के लोगों को एजुकेशन के पढ़ने की जो आपको जो हमारे साथी जो सलीम भाई जो कह रहे थे बाहर जाने के अल्पसंख्यक जो छात्रवृत्ति योजनाएं आपको दी गई। और सबसे बड़ी योजनाएं जो चिरंजीवी योजनाएं हॉस्पिटल की चल रही है, उस चिरंजीवी योजना में हमारे गहने बिक जाते थे, अगर बीमार होते थे 10 लाख तक रूपाराम जी ने कानून बना दिया। पहले तो रूपाराम जी खुद कानून मानते थे क्योंकि अधिकारी रहे और अधिकारी मानता बहुत मुश्किल से है, लेकिन अच्छी बात है रूपाराम जी ने पहली बार स्वीकार किया। मुझे अच्छा लगा कि मैं अधिकारी नहीं, एक साधारण वर्ग का किसान का पुत्र हूं। अगर क्योंकि अफसर होता है वो समाज में ढलता बड़ा मुश्किल है, और मेरे खासकर मुस्लिम तो अफसर तो हमेशा सारा जिंदगी भर अफसर ही रहता है, वो सलाम करने में जान निकल जाती है उसकी। तो जब तक समाज पे जाजम पे वही जिंदा रहता है जो समाज की जाजम पे बराबरी आके बैठेगा। अगर अफसर अफसराई करेगा तो जब रिटायरमेंट होगा तो समाज उसके नमस्कार और राम राम भी नहीं करेगा। तो वकील साहब गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए उस योजनाओं का 10 लाख जो इसको जो मिलती है चिरंजीवी योजनाओं का, और अब नई योजना एक और कर दी रूपाराम जी और सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने। अगर 3.5 लाख जो ट्रांसप्लांटेशन का, वो आपकी चिरंजीवी योजना में से जो 10 लाख की चिरंजीवी योजना उसमें से नहीं कटेंगे। 3.5 लाख रुपए से लेके 16 लाख लगे, चाहे 20 लाख रुपए लगे, वो पैसा भी राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री देंगे। तो सरकार ऐसी योजनाएं लाई। हर सरकार किसी जाति धर्म की बात नहीं करता। वहां अशोक गहलोत जो राजस्थान के गांधी 36 कौम की बात करते हैं कि इंसानियत को जिंदा, यहाँ जानवरों की जो अभी जिस तरह की बीमारी चल रही है उनको बचाने के लिए मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ में राजगढ़ चूरू से लेके फतेहपुर और चौमू से साथ था। हम गौशाला में भी गए, उनको तकलीफ इस चीज की थी, इस गौ माता को हम कैसे बचाएं, दवाई फ्री कैसे दें, चारा कैसा दें। फिर कहीं ना कहीं रमेश जी जो हमारे गोदारा साहब बैठे हैं, वहाँ कहीं कहीं ईश्वरीय अल्लाह ऐसे दानदाताओं को भेज देते हैं, और रूपाराम जी जैसे भी बड़े अफसर भी कभी कभी जेब से अच्छे पैसे निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। इंसान और जानवर को बचाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग मिलकर के सरकारी स्कीम्स का भी और हर इंसानियत का भी, ये भी हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए।